अस्सलाम वालेकुम, शाम रमज़ान में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज कराची में NA 249 का इंतखाबी मार्का सज गया है। गर्मी सख्त है, रोज़े की हालत है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कैंपेन जारी, कैंपेन क्या बल्कि इलेक्शन का मामला जारी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जनाब कोविड-19 का मामला है, तो लोगों के ज़्यादा जमा होने से भी लोग कतरा रहे हैं। अब देखना यह है कि वहाँ टर्न आउट कैसा है। इसके अलावा हमने सुबह ये देखा कि लोग जो हैं वो घरों से निकले ही नहीं। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके हमने देखा कि 11 और 12 बजे के दरमियान जो है ना, ये पोलिंग स्टेशन पर रश बढ़ना शुरू हुआ। और जितना हम एक्साइटेड थे हल्का 249 के इलेक्शन के हवाले से, लोगों में समहाउ जो है ना एक्साइटमेंट अभी नजर नहीं आ रही। मतलब उतना जो टर्न ओवर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल जनाब, अब लेट्स सी क्या होता है और आज का मैदान कौन लेके जाता है। क्या मिफ्ता इस्माइल ये मामला अपने नाम करेंगे या हाफिज मोहम्मद मुरसलीन जो कि MQM की जानिब से हैं। मुस्तफ़ा कमाल धांधली की शिकायत कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी या पीपल्स पार्टी के कादर मंदूखेल। मामला बड़ा सख्त है। अब लेट्स सी जनाब कि कराची आज अपना फैसला किसके नाम करता है। ये सब कुछ होगा, बाकी सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। NA 249 कराची में ज़िमनी इलेक्शन, शदीद गर्मी और रमज़ान में भी वोटर्स का रुझान। हर उम्मीदवार जीत की उम्मीद लगाए बैठा है। अवाम कोरोना SOPs को संजीदा लें, सूरत हाल पर काबू न पाया गया तो ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने खबरदार कर दिया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में करप्शन का मामला। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सिफारतकार को वापस बुला रहे हैं, रिश्वत मांगने वालों को मिसाली सजा देंगे। और पाकिस्तानी निजात बरतानवी शेफ ज़हरा खान पाकिस्तान रिटेल एंड ई-कॉमर्स में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुकी हैं। फोर्ब्स की फहरिस्त में नाम शामिल कर लिया गया। और सबसे पहले हम बात करेंगे कराची के हल्का NA 249 में आज होने वाले इंतखाबात में, जो कि फैसल वाडा साहब के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इस पर होने जा रहा है मुकाबला। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल कैंडिडेट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कादिर खान मंदूखेल, MQM पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पर हाफिज मुरसलीन है और साथ में PSP के मुस्तफ़ा कमाल भी यहाँ पर मौजूद है। तो बड़ा कांटे का मुकाबला चल रहा है ये चारों कैंडिडेट की तरफ से के दरमियान। समझ में नहीं आ रहा कि आज पलड़ा किसका भारी है। जो सर्वेज हैं जनाब, इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं, वो तो कहानी कुछ और बता रहे हैं। हम जब ऑन फील्ड गए और हम लोगों ने जब वहाँ पे जाके देखा तो मुस्तफ़ा कमाल और अमजद आफरीदी के दरमियान लगता है कि आज बड़ी टाई पड़ेगी और इन दोनों की टाई पड़ने से फ़ायदा उठाएंगे मिफ्ता इस्माइल साहब। और मिफ्ता इस्माइल साहब को बड़ी उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट कर देगी और उनके हक में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करेगी, लेकिन JUI ने तो ऐसा किया। अलबत्ता पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कादिर मंदूखेल अपनी जगह मौजूद है और बड़ा काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल जी, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार किया करेंगे, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये जानेंगे। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, गाहे बगाए उनसे अपडेट्स भी लेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार किया आपके साथ शेयर करते हैं। NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के मौके पर गर्मी में इंतखाबी सरगर्मी का मिला जुला रुझान है। कहीं वोटर्स की लंबी कतार और कहीं पोलिंग स्टेशंस को वोटर्स का इंतजार है। कुछ वोटर्स ने मौका गनीमत जानकर खूब शिकवे किए और हल्के का हाल खुलकर बयान कर दिया। पानी का इशू है, बल्दिया के दर बदले, तरक्याती कामों के मसले हैं, हमेशा नजरअंदाज रहा है बल्दिया, पर हमने अपना हक अदा किया। लोग सो रहे हैं, अभी लोग आराम परस्त है और जो बेचारी गरीब आवाम है जो पानी से मरी हुई है वो निकल के सुबह सुबह वोट डाल रहे हैं। हम भी पानी से परेशान है, सुबह सुबह निकल के कि शायद कोई तब्दीली आ जाए। रमजान और शदीद गर्मी के बावजूद मौमर अफराद ने भी वोट का हक इस्तेमाल करके आईनी जिम्मेदारी पूरी की। 2-2 महीने के अंदर पानी देते हैं, बहुत परेशानी होती है। पानी बिगड़ का गुजारा नहीं है। बोलते रोटी नहीं खाते, चला जाता है घर, बाकी पानी चाहिए। हमें पानी दे बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इलेक्शन के दिन वोटर्स के लाड उठाने की रिवायत बरकरार रही। वोटर्स के लिए मुफ्त रिक्शा सर्विस भी चलती रही। इलेक्शन में कहीं कहीं थोड़ा बहुत एक्शन भी नजर आया। सईदाबाद के पोलिंग स्टेशंस पर MQM और PSP के कारकुनान आमने सामने आ गए। ज़िमनी इलेक्शन में नोटों का मामला भी नोटिस में आ गया। रेंजर्स ने प्रिजाइडिंग अफसर को नोटों का लिफाफा देने के लिए आने वाले 2 मुश्तबा अफराद को फाइल समेत पकड़ लिया। कहीं कहीं कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां भी नजर आई।
नोटों का लिफाफा क्यों दिया जा सकता है किसी प्रिजाइडिंग अफसर को? वो भी फाइल में रखे, फाइल में रखे। ये क्या, आपको क्या लगता है ये क्या है? ये तो हमारी रिपोर्टर्स ही सही तरीके से बता सकते हैं। तो सूरत हाल क्या जनाब, इस हल्के में हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर रहे हैं। फारूक समी हमारे साथ होंगे, अरबाब चांडी हमारे साथ होंगे और साथ में हमारे साथ होंगे अफजल खान। तो रुख करेंगे, सबसे पहले हम अरबाब चांडी की तरफ जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो एग्जैक्टली कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ पर सूरत हाल क्या है। अरबाब, ये बताएगा कि इस वक्त आप कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, सूरत हाल क्या है, कुछ गहमा गहमी बड़ी है क्योंकि अब सिर्फ 1 घंटा ही रह गया है। जी मेहरबानी, मैं इस वक्त सईदाबाद में मौजूद हूँ, G5 में पोलिंग स्टेशन नंबर 150 में। और जैसे कि पूछा साई ने आपसे कि ये जो लिफाफा क्यों दिया गया, ये ईद ही है, ईद की खर्ची होती है बच्चों की, बस जरा संभाल के रख रहे हैं, तो ईद ही इसी तरह से दी जाती है। अच्छा, ये इलेक्शन के दिनों में ये ईदी का एक मुझे अरबाब साहब ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? लोगों का कोई टर्न आउट बढ़ा है या अभी तक जो सूरत हाल सुबह 11 बजे वाली है? मेरे ख्याल में थोड़ा सा, क्योंकि शाम हो चुकी है, अब थोड़ी सी ठंडी हवाएं चल पड़ी है और जिन्होंने जितनी नींद करनी थी सहरी के बाद वो अब उठ गए हैं और पकोड़े की दुकान और जो है समोसों की दुकान और जलेबी वालों की दुकानें खुल चुकी हैं और लिहाजा दूध वाले भी दुकानें खुल चुकी है। तो लोग अब निकल रहे हैं अपने घरों से, चलो दूध लेते हुए वोट भी दे जाए, पकोड़े लेते हुए वोट भी दे जाए। और कुछ लोग जो है, और शायद अभी मेरा ख्याल थोड़ा सा टर्नआउट बढ़ेगा, लेकिन मजमूई तौर पर मायूस कुन सूरत हाल है। इतना बड़ा टर्नआउट नहीं होगा। अगर कोई जीत भी गया तो उसे 20-22 हजार से ज्यादा वोट पड़ने की खुद को उम्मीद नहीं है। और ये भी बताता चलूं कि यहाँ फारूक समी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें इसी हवाले से शामिल गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं वो जहां मौजूद हैं वो एग्री करते हैं आपकी बात से या नहीं। जी फारूक। जिसे टर्न आउट की जो बात अरबाब ने की है, मैं उसको सेकंड करूंगा। टर्न आउट काफी कम रहेगा। गो के इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यह है चांदनी चौक और यहाँ पर जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कलामी भी रही और नाखुशगवार वाक़यात 2 से 3 पेश आए। तहम उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सियासी कारकुनों की तादाद ज़्यादा है। यहाँ पर देखूँ तो ये पार्टी फ्लैक्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन शफात अगर मैं देखूँ तो पार्टी के लिए वोट डालने आने वाले यानी वोटर्स की तादाद ना होने के बराबर है। यहाँ पर भी जो अभी जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ ये A1 फाउंडेशन स्कूल का पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर अभी सुबह से लेकर अब तक सिर्फ 200 वोट कास्ट हुए हैं, जो कि बहुत ही कम तादाद है। तमाम सियासी जमातों के रहनुमा और जितने भी लोग हैं वो अपने अपने सपोर्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन मैं जो इस हवाले से यहाँ पर राय पे आया हूँ कि आम वोटर जो था जिसका किसी से ताल्लुक नहीं होता था, वो माजी में उसका वोट बड़ा कलीदी किरदार अख्तियार करता था, वो नहीं निकला है। अगर किसी भी पार्टी के कमिटेड वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा निकल आए तो वो मैदान मार सकते हैं। ताम ये एक इंतहाई अफसोसनाक ये अफजल से भी इसी हवाले से मेरे ख्याल में बात कर लेते हैं। बड़ी क्रूशियल आपने बात की है कि जो पार्टी के डेडिकेटेड वोटर हैं वो ही बाहर नहीं निकले। जरा अफजल से जानते हैं, कल रात से हम देख रहे हैं जी मुख्तलिफ मैसेजेस भी गर्दिश कर रहे हैं। कहाँ कुछ मैसेजेस में कहा जा रहा है जनाब ये जो हमने कनातें लगाई हैं इसमें कैंप लगाए हैं, कनातें फारग पड़ी हैं, लोग कैंप ही नहीं लगा रहे और हर जमात अपने अपने एंड से शिकवा कर रही है। सुबह से कुछ धांधली की भी शिकायत आई हैं। आपको क्या लगता है, कोई धांधली का मामला हुआ है? जी देखिए, बल्दिया इत्तेहाद टाउन के जिन इलाकों के अंदर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर सुबह से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ पर धांधली की कोई शिकायत भी नज़र नहीं आई और अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब नज़र नहीं आई। जिसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है वो यही थी कि इन पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबी अमला इंतज़ार करता रहा, लेकिन वोटर्स जो है काफ़ी देर बाद वक्फे से वोटर्स आते थे और बहुत ज़्यादा इन कच्ची आबादियों के अंदर जहाँ पर मजदूर पेशा लोग हैं या मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इस सारी इंतखाबी जो सरगर्मियाँ हैं उनसे काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो वोटर्स थे जो मजदूर पेशा लोग थे, डेली वेजिस पर काम करने वाले, वो आज अपने कामों पर जा चुके थे। जो मुतवसत तबके के प्राइवेट इदारों में काम करने वाले रोज़े भी हैं और इन तमाम दौरान में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शंस भी हो रहे हैं। अफजल, जरा पलड़ा भारी किसका देख रहे हैं आप इस पोलिंग स्टेशन पे जहां पर आप मौजूद हैं? जी देखिए, जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये पोलिंग स्टेशन नंबर 166 है और इसके अंदर बताया जा रहा है कि 1734 टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अब तक यहाँ पर 200 के करीब जो है वो वोट
कास्ट हुए हैं जिसमें खवातीन भी शामिल हैं और मर्द भी शामिल हैं। तो मजमूई तौर पर ये अगर तनासुब निकाला जाए तो 5% से भी कम है। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो उनका भी कहना है कि लोगों ने बहुत कम जो है वो इस इंतखाबी सरगर्मी में हिस्सा लिया है। लेकिन मजमूई तौर पर जो कैंपेनिंग चलती रही और जो वोटर्स के अंदर जो यहाँ पर आए हुए थे या सियासी जमातों की जो गहमा गहमी थी उसके हिसाब से लग रहा है कैंपेन हम देख रहे थे बड़ी जोरों शोर से चल रही थी, लेकिन समहाउ जो टर्न आउट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टर्न आउट नजर नहीं आ रहा। बेरली 10%, 1700 में से 200 लोगों ने अभी तक वोट डाला है। बहुत शुक्रिया जी हमारे नुमाइंदगान अरबाब चांडियो, फारूक समी और अफजल खान, आप तीनों का बहुत बहुत इसी हवाले से अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब PSP के मरकजी रहनुमा जनाब अनीस कायम खानी साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अनीस भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको क्या लग रहा है, आज हमारे रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं टर्न आउट बहुत कम है, क्या वजह है इसकी? जी अनीस भाई आप सुन पा रहे हैं हमें? हम कोशिश करेंगे कि की वजह से जी लोग नहीं निकले हैं और अभी थोड़ी सी तादाद बढ़ी है 2 बजे के बाद से। अब देखते हैं इंशाल्लाह ये आखिरी घंटा है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे। सही, ठीक है। अच्छा अनीस भाई, जैसे कि हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल ने भी कहा कि जो पोलिंग का जो अमल है, जो वक्त है, ये बढ़ा देना चाहिए। क्या आपकी पार्टी की जानिब से भी ऐसा कोई मुतालबा है कि जो पोलिंग का जो वक्त है ये बढ़ा देना चाहिए 7 बजे तक? नहीं, असल में अब इस वक्त तो बढ़ाने से मसला नहीं होता, ये तो पहले सोचना चाहिए था कि रमजान के दिन है, गर्मी है और ये पोलिंग और छुट्टी का दिन भी नहीं है। लोग यहाँ पर ज्यादातर मजदूर तबका रहता है, लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, फिर गर्मी है, रोजा है, ये सारी बातें मिलकर इसकी वजह से, और आमतौर पे ज़मीनी इलेक्शन में फिर इसी तरह का टर्नआउट होता है, लेकिन ये गर्मी और रोजे की वजह से और कम हुआ है। लेकिन अभी बड़ी तादाद में लोग निकले, इंशाल्लाह आखिरी 1 घंटा है, उम्मीद है लोग वोट डालेंगे। अच्छा, ओवरऑल जो सारी सिचुएशन है, जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, जो वैसे जिस तरह से चीजें मैनेज की गई हैं, आप मुतमईन है उससे? नहीं, पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो पुलिस है वो पीपल्स पार्टी की मुलाजिम बनी हुई है। जगह जगह हमारे पास इतलात आ रही हैं कि पुलिस वाले उनको सहूलतकार बने हैं पीपल्स पार्टी वालों के लिए, और बाकायदा कह रहे हैं कि तीर पे निशान डालो। तो पुलिस की जगह जगह से हमारे पास जो हमारा इलेक्शन सेल, हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, आवाम शिकायत कर रही है, और हमारे पास कई वीडियोस भी हैं सबूत के तौर पर, जहां पुलिस जो है वो खुद फरीक बनी हुई है, और फिर मिनिस्टर्स घूम रहे हैं या PTI के भी MNA MPs घूम रहे हैं, उनके साथ मोबाइल हैं, उनके साथ पुलिस है। ये इस तरह की ज्यादती हो रही है पुलिस के साथ मिलकर। अनीस भाई, आप लोग बड़े अरसे से इस जगह पे कैंप लगा के बैठे हैं और कैंपेनिंग कर रहे हैं, खुद मुस्तफ़ा कमाल जो पार्टी सरबराह है वो इस हल्के से खड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि लोग क्यों वोट करेंगे आपको और बाकियों को क्यों नहीं करेंगे? बात है, 1 महीने पहले जब हमने यहाँ 2018 में इलेक्शन लड़ा था, हमारी उम्मीदवार डॉक्टर फौजिया हमीद, उन्होंने सिर्फ 1600 वोट लिए थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने और उनकी पूरी पार्टी ने 1 महीने में जबरदस्त कैंपेन करा के तमाम सर्वे बता रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब और PSP फर्स्ट टू में है। तो हमने अपनी बेहतरीन कैंपेन चलाई है, और यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे ही पीपल्स पार्टी हुकूमत ने सिर्फ कराची को गोट बना दिया है, लेकिन ये जो बल्दिया टाउन है ये तो मूंजो दौड़ो बना दिया है पीपल्स पार्टी ने। यहाँ रोड तबाह है, पानी है नहीं लोगों के पास, इसलिए उनके पास चॉइस नहीं है। 13 साल से पीपल्स पार्टी है, और अभी जो साबिक MNA हैं वो वजीर आजम की पार्टी से थे, वो जो गवर्नर की पार्टी से, जो सदर की पार्टी से थे। लोगों के पास और उम्मीद नहीं थी। कमाल साहब का एक बैकग्राउंड है, वो यहाँ पानी लेकर आए हैं, उन्होंने यहाँ स्टेडियम बनाए, उन्होंने अनीस भाई, इसके अलावा हमने देखा भी कि खुद चेयरमैन आपकी पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल खुद जाके हल्के में जाके लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। समा उनको कोई ना कोई तो यहाँ पे पोटेंशियल भी नजर आ रहा था, कोई पॉजिटिविटी भी नजर आ रही थी, कोई उम्मीद भी उनको नजर आ रही थी, क्योंकि बार बार वो जाके हल्के लोगों से मिल भी रहे थे। खुदा ना खास्ता अगर वो रिजल्ट जो कि आप चाह रहे नहीं आता, सो कितना बड़ा आपको सेटबैक नजर आता है? नहीं, सेटबैक नहीं है। हमने महीने पहले कोई हमें ये नहीं कह रहा था कि PSP यहाँ से इलेक्शन लड़ सकती है, उसकी पोजीशन क्या होगी। हमने अपनी 1 महीने की कैंपेन से ये साबित किया कि पाक सरजमीन पार्टी 5 साल में पाकिस्तान और खासतौर पे कराची की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसने अपना भरपूर एक कैंपेन चलाई। बड़ी अच्छी बात है अनीस भाई, लेकिन अभी भी ये समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि अगर आज खुदा ना खास्ता आप ये सीट हार भी जाते हैं खाकम बदान, तो उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सेटबैक नहीं है आपके लिए। ये क्या मतलब है? मतलब कॉन्फिडेंस होगा आपको कि यार ये सीट हम ले जाएंगे?
तभी चेयरमैन आपकी पार्टी के उतरे हैं इस जगह पे इलेक्शन के लिए? बिल्कुल नहीं, अभी आप मुझसे अभी पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह ये सीट चेयरमैन जीतेंगे। और मैं अभी आपके जरिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम लाइव चल रहा है, बल्दिया के लोगों को 249 के लोगों को कहता हूं कि आप लोग पानी को तरस रहे हैं, आपका पूरा इलाका 249 है। मुस्तफा कमाल उम्मीद है आपकी, मुस्तफा कमाल आवाज बन सकते हैं आपकी। अपने हालात को बेहतर करने के लिए वोट दीजिए मुस्तफा कमाल को। मुझसे आप पूछेंगे, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 5 बजे के बाद मुस्तफा कमाल ही जीतेंगे। 5 बजे के बाद मुस्तफा कमाल ही जीतेंगे जी। अनीस कायम खानी साहब का ये कहना है। बस जो बात ही आप कह रहे हैं सर, इसमें 40 मिनट मजीद रह गए, जिसके बाद पोलिंग का वक्त खत्म हो जाएगा। और जैसे आप कहते हैं, आपकी जमात की तरफ से कहा जाता है कि ये कराची की सबसे बड़ी जमात है, तो अगर आज का नतीजा आपके हाथ में हुआ तो कराची की सबसे बड़ी जमात को एक सीट मिल जाएगी, एटलीस्ट एक सीट तो कराची से उनको मिल जाएगी। और क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कम रह गया है, 40 मिनट रह गए हैं और जो टर्न आउट है वो आप लोगों के सामने, तो आई एम श्योर कि जल्द अज जल्द जो नताइज भी होंगे वो भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा मदिया, मैं क्योंकि अपने नाजरीन के साथ भी ये शेयर करना चाहूंगा, मैं इस इलाके में कुछ अर्सा पहले लास्ट मंथ हम गए और हमने रैंडमली लोगों को इंटरव्यू किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब को हम जब उनकी कैंपेन को देखने गए थे, लोगों को मुस्तफ़ा कमाल की वो जो निजामत का दौर है वो याद है, लेकिन वो करंट गवर्नमेंट से, और खास तौर पे चूंकि यहाँ पे फैसल वाडा साहब सीट जीते थे, लोगों को कोई उनसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी। और ये एक बड़ा क्लैश हम देख रहे थे। मसला बहुत बड़ा था। और इसी हल्के से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है अमजद अफरीदी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शाम रमजान में वक्त दिया। ये बताएगा कि कितने पुरुम्मीद हैं आप कि ये जो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, ये दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की झोली में आ जाएगी? हेलो जी अमजद भाई, आपको आपकी आवाज हमें आ रही है। आवाज कट रही है। जी अमजद भाई, आपकी आवाज हमें आ रही है। सवाल यह है कि पिछली बार आपकी जमात ने यहां से नून लीग की जानिब से खड़े शहबाज शरीफ को चंद 100 वोटों के मार्जिन से हराया था। आज क्या लग रहा है कि इस आज के मार्के में आपकी जमात ये सीट वापस हासिल कर सकेगी? अच्छा, शिकवा यही है कि 35,000 से ज्यादा वोट पड़े इन्हें, 35,000 से ज्यादा वोट पड़े इन्हें और कुछ नहीं कर सके। वो उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया, दोबारा वो आए भी नहीं। जीते हम थे, सुने, जीते हम थे, 35,000 वोट उन्हें भी पड़े थे। दोबारा उन्होंने कभी इस इलाके का नाम भी नहीं लिया। फिर 4 चेयरमैन इनके जीते नून लीग के इस हल्के से, कोई काम नहीं हुआ। आज ये पानी, रोड, सेवरेज की जो बात कर रहे, ये डिलीवर नहीं कर पाए। हमने 20 साल में जो तोड़ फोड़ हुई थी, गुज़श्ता 20, हमने ये 2.5 साल में थोड़ा बहुत फंड लगाया है इस हल्के के अंदर। अच्छा अमजद, तो ये जो मेरी बात से नहीं, जो भी आपने बोला कि काम कुछ नहीं हुआ, तो 2-2.5 साल तो ऑलमोस्ट आपके पास रहे। फैसल वाडा साहब यहाँ से एमएनए थे, सो क्या आप उनसे शिकायत करें कि उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पर? नहीं, फैसल वाडा साहब के फंड से तो काम हुआ यहाँ पर। तो मैं कह रहा हूँ 2-2.5 साल के अंदर जो काम हुआ है, गुज़श्ता 20 सालों में नहीं हुआ था। तबाहाली थी इलाके के अंदर, कोई पानी का निजाम नहीं था, कोई रोड का निजाम नहीं था। हमने काम किया, आज लोग वोट देकर साबित करेंगे। लेकिन आप जब बता रहे थे कि काम नहीं हुआ, यहाँ पे 35,000 वोट मिला, तो वो असल में 35,000 वोट तो आपको मिला था, मतलब तहरीक इंसाफ को मिला था। नून लीग को 34,000 के करीब वोट मिला था, लेकिन बहरहाल मुकाबला बड़ा सख्त था। आज क्या लग रहा है आपको कि सख्त मुकाबला होगा और किस जमात से होगा? नहीं, देखे, बात ये है, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। हालांकि गर्मी थी, यहाँ का निजाम, जो पोलिंग स्कीम बनाई थी, लोग काफी परेशान रोजे में उसमें बार बार डिस्टर्ब हुए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिस्टर्ब हुए वहां पर, मगर फिर भी इंशाल्लाह आप देखेंगे रिजल्ट हम जबरदस्त होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत होगी। अफरीदी साहब, पोलिंग के तमाम तर अमल से आप मुतमईन हैं? देखिए, अभी तक हमारे पास आई है रिपोर्ट वगैरह आई है, हमारे वकला पार्टी, वकला की टीम भी इस पर काम कर रही है और हम देखते हैं रिजल्ट जब पूरा आ जाए हमारे हाथ में, फिर उस पर बात करेंगे। चले जी, बेस्ट ऑफ लक, मे द बेस्ट मैन विन। बहुत शुक्रिया जी। अमजद अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और याद रहे कि जो इलाका है हल्का 249 में, लोगों का सबसे बड़ा मसला ये नहीं यहाँ पे नहीं था। फैसल वाडा साहब एक वो तो कम ही हल्के का जब भी जाते थे वहाँ पे, तो तब भी लोग यही शिकवा करते थे, आज भी लोग यही शिकवा कर रहे हैं और ये भी कुछ ऐसे शिकवा कर रहे थे। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं इकरारुल हसन, वो उस कचरे के ढेर पे जाके उन्होंने बाकायदा कवरेज की, जिसके ऊपर कुर्सी लगा के फैसल वाडा साहब ने अपनी 2018 की कैंपेन की थी। मोहम्मद जुबैर साहब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं।
नून लीग की जानिब से, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या लग रहा है सर, मुफ्ती साहब आज ले जाएंगे मामला या कांटे का मुकाबला? सबसे बड़ा मसला है ना, वो है वोटर टर्नआउट, और आप लोगों को भी ज्यादा सही अंदाजा होगा। हमारे अपने लिहाज से तो तकरीबन 10% से भी कम है वोटर टर्नआउट जी। अब 10% से कम वोटर टर्नआउट में 3-4-5 पार्टीज ऑलरेडी। सब कोशिश करते हैं आपसे जरा बात दोबारा करें, पॉइंट बड़ा जैन, 10% से कम अगर टर्नआउट है तो क्या इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार देने की दरखास्त की जा सकती है या नहीं? ये मामला बड़ा गंभीर है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि वैसे अगर देखा जाए, मतलब बाजारों में जो रश देखा जाए तो समझ में नहीं आती। ऐसा नहीं लग रहा कि लोग कोविड की वजह से थोड़ा बहुत केयरफुल हैं। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि इसके 3 रीजंस हैं लो टर्नआउट के, एक्सट्रीमली लो टर्नआउट के। एक तो ये है कि ये रमजान का महीना है, तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए थोड़ा सा वैसे ही मुश्किल होता है। दूसरा ये है कि गर्मी इतनी शदीद है कि बाहर निकलना, कैंप्स में बैठना थ्रू आउट द डे, और तीसरा ये है कि वर्किंग डे है। तो तीनों चीजें ऐसी हैं जो कि इनकरेज नहीं करती वोटर्स को बाहर निकलने के लिए। कोविड डेफिनेटली कोई रीजन नहीं है, शायद 0.001% हो, बिकॉज अगर आप यहाँ आए, और हम तो इलेक्शन में ये पिछले 1 महीने में देखा है, यहाँ तकरीबन 1% भी लोग मास्क नहीं पहनते हैं। मेरा ख्याल है 1% भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, शायद एक आध कोई शख्स मास्क पहनता है, शायद इनको पता भी नहीं यहाँ कोरोना का। तो वो तो रीजन नहीं हो सकता कि जी लोग बाहर ना निकलें कोरोना की वजह से। तो ये लो टर्नआउट इज द मेन वरी फॉर अस। हमें हमेशा से था, हम समझते थे। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि जो है टाइम जो है वो पोलिंग का बढ़ाया जाए, क्योंकि सुबह जो लोग हैं वो ज्यादा नहीं निकले। क्या इस हवाले से बात की जा रही? खैर अब तो क्योंकि टाइम भी बहुत कम रह गया, आधा घंटा तो रह गया मजीद पोलिंग में। हमने रिक्वेस्ट की है क्योंकि वो तो सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि लोगों के लिए बाहर निकलना जाहिर है अभी तक तो बहुत मुश्किल था, जो मैंने रीजन बताए वर्किंग डे के हवाले से, रमजान के हवाले से। तो अभी भी कोई इतना आसान नहीं है कि अगर वो एक्सटेंड करेंगे भी तो, लेकिन 7 बजे अफ्तारी होती है। अब अफ्तारी पाकिस्तान में हर घर में अफ्तारी का बंदोबस्त भी होता है। सही। तो लोग फोकस ज्यादा अफ्तारी की तरफ करेंगे या वोट डालने के लिए निकलेंगे 2-2 घंटे? जुबैर साहब आप थोड़े लो टर्नआउट में, यस वी एग्री, लो टर्नआउट है, लेकिन आपके उम्मीदवार ने कैंपेनिंग की है, बड़ी जान मारी है यहाँ, तो आपको उससे कोई उम्मीद है कि उसकी कैंपेनिंग का आज आपको कोई फायदा हो जाएगा? इंशाल्लाह ताला। देखिए PMLN ये तो आपने टर्नआउट के हवाले से बात की थी, लेकिन सबसे जबरदस्त कैंपेन भी हमारी थी, और हमें अब भी अंदाजा है कि इस लो टर्नआउट में PMLN इंशाल्लाह ताला विनर होगा। और मिफ्ता इस्माइल इसमें बेस्ट चॉइस, मतलब कोई चॉइस ही नहीं। मैं तो हमेशा हर तकरीर में कहता था कि आप खुद उठा के देख लें कैंडिडेट्स को, तालीम के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से, एक्सपोजर के हवाले से, कंट्रीब्यूशन जो अभी तक रहा है, जो भी जहाँ भी उन्होंने काम किया, या एज ए मिनिस्टर वजीर खजाना रहे हैं, तो समझते भी हैं प्रॉब्लम्स को। तो कोई, और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जहाँ हम 2018 में फैसल वाक़ा और PTI वो ना करती जो हुआ था, तो यहाँ हम उस वक्त ही जीत गए थे 2018 में। और यहाँ मैं वैसे बता दूँ आपके नाज़रीन के लिए कि 90s में, 93 में और 97 में दोनों दफा PMLN जीता था यहाँ। तो ये नहीं है कि PMLN इज एन अननोन कम्युनिटी इधर इस इलाके में, और बहुत से दूसरे हल्के ऐसे हैं जहाँ हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो इंशाल्लाह ताला हमें तो पूरी उम्मीद है कि हमें जी बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। और यहाँ पर इस वक्त मसला ये है कि जो टर्नआउट एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उतना टर्नआउट जो है वो देखने में नहीं आ रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इस हवाले से उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं, और उनके सीनियर रहनुमा ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताज हैदर साहब बहुत शुक्रिया, आपने शाम रमज़ान में वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो टर्नआउट हम देख रहे हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? क्या आपकी पार्टी मुतमईन है इससे? टर्नआउट कम रहा है, और जो फील्ड से रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं यहाँ पे सेंट्रल इलेक्शन सेल को देख रहा हूँ दफ्तर में, तो वो रिपोर्ट्स जो हैं वो यही हैं कि टर्नआउट जो है वो कम है, कोई 20-22 के करीब मुझे लगता है कि टर्नआउट होगा। आपको क्या लगता है सर, टर्नआउट इतना कम है कि उस पर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त डाली जाए कि जी इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए?
नहीं, इलेक्शन एक्ट में तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है अच्छा कि टर्नआउट अगर कम हो तो। हाँ, वो है कि ख्वातीन के अगर टर्नआउट कम हो, 10% से नीचे हो, तो उन पोलिंग स्टेशंस पे फिर से इलेक्शन कराया तो जाता है। अभी हमने देखा गुज़िश्ता इंतखाबात में जब फाटा में इलेक्शन और कुछ हलकों में इलेक्शन मुअत्तल हुए थे तो वहाँ ख़वातीन के हवाले से 10% से कम टर्नआउट पे इलेक्शन मुअत्तल किया गया था। आज तो ओवरऑल टर्नआउट जब वो 10% से कम लग रहा है तो उसमें ये क्लॉज इम्प्लॉय नहीं हो सकती क्या 2013 के इंतखाबात में? जी सॉरी, बिल्कुल 2013 के इंतखाबात की फिगर्स मेरे पास नहीं है। अच्छा। लेकिन ये कि 2017 का जो एक्ट है वो 2013 के बाद बना है। ओके। और उसमें यह है कि टोटल वोट्स में जितने रजिस्टर्ड हैं उसमें अगर 10% से कम ख्वातीन के वोट पड़ते हैं जी, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है फिर से ऑर्डर कर सकता है। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद। आंतर सिचुएशन चल रही है, इसी वाले से हम कंवर दिलशाद साहब से भी उनकी ज़रा कानूनी और आईनी राय जान लेते हैं। कंवर साहब बहुत शुक्रिया, आपने शामिल रमज़ान में वक्त दिया। ये बताइएगा कि अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जो टर्न आउट है वो समहाउ बहुत कम है, एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था। सो अगर 10% से कम टर्न आउट देखने में आता है सो क्या ये इलेक्शंस नल एंड वॉइड करार दिए जा सकते हैं? नहीं जी, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के कवानीन जो है वो खामोश हैं और उसमें कोई ऐसी कोई शर्त नहीं है कि अगर टर्न आउट कम हो तो वो इलेक्शन कानून करार दिया जाए। इसकी सबसे बड़ी अहम बात है कि आप हैरान होंगे कि 2008 के इंतखाबात में जो सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात हुए उस वक्त नाम सुबह सरहदी था, तो सुबह सरहद से गुलाम अहमद बलोर कामयाब हुए थे जो कि 9% से वो कामयाब हुए थे। अच्छा। और जिस पर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि भाई ये कमाल की बात है कि अगर टोटल हम देखें तो गुलाम मोहम्मद बदौर के 3% वोट बनते हैं, लेकिन वो वफाकी वजीर है, लेकिन आईन कानून खामोश है। इसी तरह 93 में जो बाई इलेक्शन हुए थे MQM के बाईकाट के बाद, साहब वो तो चले माजी की बात है, हम तो 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसके हवाले से बात कर रहे थे ना कि उसमें तो 10% की एक शर्त रखी गई है। अब वो 10% की शर्त पे अगर पूरा उतरे और 10% से ज्यादा टर्न आउट हो जाए तो आपको लगता है कि इलेक्शन वॉइड रहेंगे? और अगर 10% से कम होगा तो कोई हारने वाला उम्मीदवार दरखास्त दे सकता है इलेक्शन कमीशन? नहीं, इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देने का जवाब नहीं बनता। सिर्फ वो ख्वातीन के लिए शर्त रखी गई है कि जिस पोलिंग स्टेशन पर 10% से कम वोट कास्ट हो जाए तो उस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब हो। अगर पूरे हल्के में अगर ख्वातीन का 10% जो वोट जो है वो कम कास्ट होता है तो उस हल्के में दोबारा इंतखाब किया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ये 2018 में हुई कि जो सुबह खैबर पख्तूनख्वा के शौकत यूसुफजई का जो था वो इलेक्शन जो था सुवात में वो चूंकि ख्वातीन की 10% वोट कम कास्ट हुआ था जी, तो फिर सही। बहुत शुक्रिया जी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद साहब मौजूद थे। अभी हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमजान में। ख्वातीन और हजरात, आपके लिए एक बड़ी खबर और बहुत ही अच्छी खबर लेके आए हैं। ईद उल फित्र की तातीलात 10 ता 15 मई होंगी। NCOC ने एलामिया जारी कर दिया है जिसके मुताबिक ईद के मौके पर पब्लिक पार्क्स बंद रहेंगे। जुम्मतुल विदा नमाज ईद के लिए गाइडलाइंस 1 मई को जारी होंगी। ईद पर लाजमी सर्विसेज के अलावा कारोबार, मार्केट्स, दुकानें बंद रहेंगी। NCOC का ये भी कहना है कि ईद की ज्यादा तातीलात का मकसद कौमी सतह पर नकलो हमल जो है वो करना है। इस साथ में आपको फिर एक बार फिर से बताते चलें कि NCOC ने एलामिया जारी कर दिया है जिसमें ईद की तातीलात, ईद उल फितर की तातीलात 10 मई ता 15 मई तक होंगे। NCOC के एलामिया के मुताबिक ईद पर ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। बेकरीज, पेट्रोल पंप, चिकन, सब्जी, फ्रूट शॉप भी खुली रहेंगी। ईद पर मुल्क भर में सयाहती मकामात बंद रहेंगे। चांद रात को मेहंदी बाजार, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स बंद रहेंगे। टूरिस्ट रिजॉर्ट्स, रवायती गैर रवायती सयाहती मकामात बंद रहेंगे। यौम अली, एतकाफ, शब कद्र के लिए गाइडलाइंस 1 मई को जारी होंगी। सयाहती मकामात के अतराफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को घरों तक वापस जाने की इजाजत होगी। जी, तो अब हम ज़रा बात करेंगे कुछ नेकी के हवाले से। नेकी करें तो ऐसे नेकी करें कि वो लोग जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह ना हो। और इस मकसद के लिए कोका कोला ने रिस्क फाउंडेशन के साथ एक कोलैबोरेशन की है और इनका स्लोगन है आओ अहद करें कि मुल्क मिलकर भूख मिटाएं। रमज़ान का ये मुकद्दस महीना गरीब और मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासर अफराद में कुछ देने और कुछ बांटने का बेहतरीन मौका है। और रमज़ान के दौरान मार्केट में फरोख्त होने वाली तमाम कोका कोला प्रोडक्ट्स के एवज मुफ्त खानों की तकसीम का सिलसिला
आगे बढ़ रहा है और भूख मिटाने की इस जंग में हर पाकिस्तानी कोक और रिस्क फाउंडेशन के साथ अपने जज्बे का इजहार कर रहा है। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कोका कोला की डायरेक्टर पब्लिक अफेयर्स आयशा सबरी। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वेलकम टू शाम रमज़ान। सबसे पहले तो आयशा आपसे जानना चाहेंगी कि रिस्क फाउंडेशन से जो कोका कोला ने कोलैबोरेशन किया है, ये किस ज़ुमरे में किया है और कैसे काम करेंगे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। बज़ाहिर तो ये एक कैंपेन है जिसमें हम मिलके भूख मिटा रहे हैं। इसके पीछे अगर हम देखें तो 3 यूनिक चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी पिछली कोलैबोरेशंस में हमने कुछ लर्निंग्स की थी, जैसे हम ईदी फाउंडेशन के साथ भी पार्टनर कर चुके हैं। उन लर्निंग्स को हमने अप्लाई जब किया तो ये 3 चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं। पहला हमने ये देखा है कि सिर्फ रमज़ान तक ये महदूद नहीं हो सकती कैंपेन, क्योंकि कोविड की वजह से भी और कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से भी जो 135 मिलियन लोग थे इम्पैक्टेड पॉवर्टी से, वो अभी डबल हो चुका है ये नंबर। गुर्बत से लोग नीचे आ गए हैं। बिल्कुल। तो उसमें कहने का मकसद ये है बहुत ज़्यादा लोग भूखे पेट सो रहे हैं। तो हम सिर्फ रमज़ान तक नहीं, हम इसको एक्सटेंड करेंगे अनटिल एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल। दूसरी लर्निंग हमने ये की है कि फूड बैंक बनाने के साथ साथ हमने ये सोचा है कि हम तो इन टर्म्स ऑफ गिविंग एक प्रोसेस हम करते ही हैं, लेकिन है कि जब हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे हमारी कोक के ऊपर अगर आप देखें रिस्क फाउंडेशन के साथ आप पार्टनर करें तो देयर इज़ अ एंगेजमेंट एस्पेक्ट टू इट। और अब जब हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं तो वो दुबाला सी हो जाती है गिविंग। और पाकिस्तानी इतने जनरस हैं, जैसे एक बॉटल अगर हम खरीदते हैं तो उसमें से कितना % जो है वो जाएगा लोगों को? एक मील जाता है, एक स्टैंडर्ड मील जी। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है आज के डिजिटल एरा में, जो कि हमें पता है तकरीबन 65% हमारी यूथ के अंडर आती है, जो कि इंटरनेट पे ही रहती है, फ़ोन्स पे ही रहती है और बहुत काबिल बच्चे हैं ये। हम उनको टैप करने की कोशिश करें जहाँ पे वो एक कोक की बॉटल पे बार कोड स्कैन करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं और कह सकते हैं आई एम विद रिस्क। उससे फ़ायदा ये होता है कि वो जो गिविंग का माहौल है, वो जो आओ मिल के भूख मिटाने का माहौल है, वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल हो जाता है। अच्छा देखिए, पिछले साल भी हमने देखा कोक ने ईदी फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है, इस साल रिस्क फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है। ये एक गिविंग का सिलसिला हम देखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक बड़ा कॉर्पोरेट है पाकिस्तान का, अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है, सामने आता है। क्या बेंचमार्क सेट कर रहे हैं आप बाकियों के लिए? देखिए बाकी लोगों ने भी बहुत काम किया है। आई मस्ट से प्राइवेट सेक्टर ने ये जो हमने बहुत एक क्राइसिस का टाइम देखा है पाकिस्तान में, सब ही आगे आए हैं। इसमें हम भी सर फहरिस्त हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ गिविंग या CSR के थ्रू नहीं गिव करता, उसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतनी एक्सटेंसिव है। 10,000 लोग हमारे एम्प्लॉयड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सप्लाई चेन के थ्रू एक्सेट्रा। हमने कोशिश की थी कि हम बिल्कुल भी हमारा इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट को कम नहीं होने दें। इन्वेस्टमेंट जारी रहे, काम जारी रहे। आपने देखा है कि अभी हम हाल ही में इस्लामाबाद में हमारा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगने वाला है। जो नेटवर्क है कोका कोला पाकिस्तान का, वो तो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 60 ईयर्स से लंबा है, होता जा रहा है। लेकिन मुझे आयशा ये बताएगा कि अब ये कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम में जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से भी दूचार हुए, वहाँ पर जो तकसीम कर रहे हैं उनके लिए मसला भी हो गया कोविड। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में कोई दुश्वारी आ रही है इस हवाले से? क्योंकि अब हमने देखा है थर्ड वेव ने बहुत बुरे तरीके से हिट किया है। बिल्कुल सही बात है आपकी। इनफैक्ट हमने यही देखा है कि बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स, जैसे हमने एहसास प्रोग्राम का भी लर्निंग्स देखी हैं, गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स किए हैं टू पुट दिस फॉरवर्ड। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, एक रिस्क की स्पाइक बढ़ जाती है। हम मेक श्योर कर रहे हैं कि SOPs आपने फॉलो करने हैं। अभी मेरा ख्याल है ये 1.5 ईयर्स हो गए हैं कि हम इसी मुश्किल के साथ जी रहे हैं, तो हम सीख गए हैं कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक SOPs खुद तो फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो जिम्मेदारी आपने उठाई है, 10 लाख खाने आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और इन 10 लाख खानों के साथ आप लोगों ने खुद को भी SOPs मेंटेन रखनी है और खुद भी कोविड से एक्सपोज नहीं होना, उसके लिए क्या करें? हम कल हमारी लीडरशिप लियारी विज़िट कर रहे थे हम, और हमने इसीलिए वो लीडरशिप और ऑन ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं ताकि SOPs वायलेशंस ना हो रही हों। तो कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त लोग कोविड से ज़्यादा भूख से डर रहे हैं। इट्स अ वेरी डायर सिचुएशन। तो हम जितना ज़्यादा हमारी एफर्ट भूख मिटाने पे रहे उतना अच्छा है। इंशाल्लाह होपफुली वैक्सीन रोल आउट भी सही हो जाएगी इंशाल्लाह। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, कांग्रेचुलेशंस जी। आयशा सबरी हमारे साथ तो मौजूद थी। हम लेने जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं शाम रमजान के राउंड 2 में खवातीन और हज़रात, कराची के हल्का NA 249 में पोलिंग वक्त खत्म हो चुका है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे नताइज आते जाएंगे हम आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल नजर डालते हैं जनाब 5 बजे से 6 बजे तक हमने क्या करना है जनाब, जो टॉप सीरीज पे नजर डाल लेते हैं। कराची के हल्के NA 249 में पोलिंग का वक्त खत्म। रमजान और गर्मी की वजह से वोटर्स टर्न आउट कम रहा, बास पोलिंग स्टेशन तो वीरान रहे। पंजाब में ज्यादा शरह वाले इलाकों में ईद से कबल लॉकडाउन पर गौर, लाहौर समेत 12 अजला में SOPs मजीद सख्त करने का फैसला। पाकिस्तान में पहली मीडिया यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं मारूफ बरतानवी यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान ला रहे हैं, एनिमेशन, साउंड और लाइटिंग की तालीम देंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्टेट बैंक का इकदाम, ईद उल फित्र पर नए नोट जारी न करने का फैसला। और जनाब सबसे पहले नजर डालते हैं NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात का पहला गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है, जिसमें पोलिंग स्टेशन 205 के नतीजे में नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 91 वोट के साथ आगे हैं और कलअदम तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। ARY न्यूज ने सबसे पहले नतीजा देने की ये रवायत बरकरार रखी है। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जी राफे, हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से रब्ता करें, लेकिन पहला रिजल्ट जो ARY न्यूज़ के तवज्जुह से हम आपको देते चले वो ये है कि NA 249 के ज़िमनी इंतखाबात का पहला सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके सामने है। पोलिंग स्टेशन 205 के नतीजे में नून लीग के उम्मीदवार आगे हैं। राफे हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी राफे। जी बिल्कुल, देखिए NA 249 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से आप पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और गिनती शुरू हो चुकी है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आना शुरू हो गए हैं और ARY ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और पहला रिजल्ट हमेशा की तरह दिया है और पोलिंग स्टेशन नंबर 205 है ये, जहां पे गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 91 वोट के साथ इस वक्त आगे जा रहे हैं, जबकि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार 37 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 215 का रिजल्ट भी मौसूल हुआ है, जहां पे गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के ही मिफ्ता इस्माइल 68 वोट के साथ पहले नंबर पे हैं, जबकि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार 39 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। और पोलिंग स्टेशन नंबर 90 का रिजल्ट भी सामने आया है, जहां पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी 73 वोट लेकर पहले नंबर पर जा रहे हैं, जबकि नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 29 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो अभी रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो गए हैं, गिनती का अमल जारी है और मजीद जो है वो आगे जो है मजीद रिजल्ट भी जो है वो सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। राफे हमारे साथ मौजूद थे। पोलिंग स्टेशन 205 मिफ्ता इस्माइल 91 वोट लेकर आगे। पोलिंग स्टेशन 215 188 वोट लेकर मिफ्ता इस्माइल आगे। पोलिंग स्टेशन 90 PTI के अमजद आफरीदी 76 वोट लेकर आगे रहे हैं। लिहाजा अभी तक सूरत हाल जो नजर आ रही है वो बड़ी मिक्स नजर आ रही है। एक बार फिर बताते चलें, पोलिंग पहले 3 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें पोलिंग स्टेशन 205, पोलिंग स्टेशन 215 और पोलिंग स्टेशन 90, जहां 2 पोलिंग स्टेशन पे नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल कामयाब हैं, जबकि 1 पोलिंग स्टेशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी 76 वोट लेकर कामयाब हुए। जी एक बार फिर से हल्का 249 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके साथ शेयर करते चले। PS 205 में मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आगे हैं, जबकि PS 215 में मिफ्ता इस्माइल यहां पर भी सबकत लेके जा रहे हैं। जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 90 में अमजद आफरीदी 76 वोट लेकर आगे रहे हैं, जिनको तकरीबन आधे वोट के मार्जिन से 29 वोट पे मौजूद है मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल की पोजीशन और अमजद आफरीदी की पोजीशन अभी वाज़े होना बाकी है। इंतजार रहेगा PSP क्या करती है और PSP किस तरह से आज इस सारे मामले में सामने आती है। कलअदम तहरीक लब्बैक के भी नताइज सामने आ रहे हैं, जो कि दूसरी पोजीशन पे रही है। ये सारे नताइज हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं।
बिल्कुल जी, इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। इस वक्त बाकी पोलिंग स्टेशन पे क्या सूरत हाल है, चांदनी चौक पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से जानेंगे कि तफसीलात क्या हैं। सलमान, ये बताएगा कि एग्जैक्टली कौन से पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हैं और यहाँ पे रिजल्ट कब तक आ जाएगा? देखिए, अब से कुछ देर कबल जो पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ है उसके बाद में बल्दिया चांदनी चौक पर 10 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मुकम्मल रोड पर जगह जगह कुछ स्कूल्स हैं, कुछ जगहों पे 10 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए गए। तमाम के गेट्स बंद कर दिए गए हैं। कुछ शहरी, क्योंकि 4 बजे के बाद यहाँ पे पोलिंग स्टेशनों में रश देखने में आया, तो कुछ शहरी इस वक्त भी पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं जो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। बाहर आने वाले तमाम अफराद को रोक दिया गया है। चांदनी चौक आज कुछ यहाँ पे छोटे मोटे झगड़े भी देखने में आए, जिसके बाद पुलिस की इजाफी नफरी को भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। जिन पोलिंग स्टेशन पर अब पोलिंग बंद कर दी गई है, दरवाजे बंद कर दिए गए, वहां पे रेंजर्स की और पुलिस की इजाफी नफरी को भी तैनात कर दिया गया है। कुछ हमने देखा कि पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी वोटर्स आने लगे थे, लेकिन उनको वोट कास्ट करने की इजाजत नहीं दी जा रही। तमाम शहरियों को रोक दिया गया है और तमाम पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जो अंदर मौजूद वोटर्स हैं, सिर्फ उनको ही वोट कास्ट करने की इजाजत दी जा रही है। प्रिजाइडिंग अफसरान वहाँ पे मौजूद हैं। कुछ छोटे मोटे झगड़े जो पेश आए उसके बाद वहाँ पर उन पोलिंग स्टेशनों के एतराफ में यहाँ पे सिक्योरिटी के अगर इंतजाम देखने में आए, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी यहाँ पे मौजूद है और इजाफी नफरी को भी यहाँ पे तलब कर लिया गया है। वोटों की गिनती का अमल मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में इस वक्त जारी है। जी सही, ठीक है, गिनती यहाँ पे जारी है, आप यहाँ पे नजर रखिएगा। इत्तेहाद टाउन में क्या सिचुएशन है, हमारे नुमाइंदे चांद नवाब हमारे साथ मौजूद है। जी चांद नवाब, ये बताएगा कि क्या किसी पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया है गैर हतमी? हाँ जी बिल्कुल, इत्तेहाद टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ सुबह 8 बजे से NA 249 में पोलिंग शुरू हुई थी। ये 4 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, मर्द खवातीन के 2 मर्दों के। यहाँ पर अब पोलिंग का बूथ ख़त्म हो गया है, लेकिन क्योंकि गर्मी थी, पोलिंग के जो वोटर हैं बड़ी तादाद में इस वक्त पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पोलिंग का अमला है उनका कहना है कि वक्त ख़त्म हो गया है, अब किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो वोट डालने के लिए आए स्कूल के अंदर मौजूद है वो सिर्फ वोट कास्ट कर सकते हैं। अभी तक इत्तेहाद टाउन के किसी भी पोलिंग स्टेशन से नतीजा नहीं आया, क्योंकि आज सख्त गर्मी थी, लोग घरों से नहीं निकले, रोज़ा था। अब निकल के आए, ये लाइन लगी हुई है और इनका यही कहना है कि वोट डालने की इजाज़त दी जाए। जबकि जो उम्मीदवार है उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि 1 घंटा बढ़ा दिया जाए, लेकिन टाइम नहीं बढ़ाया गया है। जो स्कूलों के अंदर मौजूद है वो वोट डाल रहे हैं, उसके बाद दिलचस्प सूरत हाल है। चांद नवाब, आप जैसे बता रहे हैं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अब लोग इकट्ठे होने शुरू हुए हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पोलिंग का वक्त बढ़ाया जाए, लेकिन अभी भी अच्छी खासी तादाद ऐसी है जो पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद है और अपना वोट कास्ट कर रही है। बहुत शुक्रिया जी। चांद नवाब हमारे साथ इत्तेहाद टाउन से मौजूद थे और इससे पहले सलमान लोधी चौक से मौजूद थे और दोनों ने बताया कि पोलिंग का जो टर्न आउट है वो 4 बजे के बाद से कुछ इंप्रूव होना शुरू हुआ है। इससे पहले हमारे नुमाइंदे राफे ने हमें 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज के हवाले से बताया, जिसमें 2 में मिफ्ता इस्माइल की पोजीशन मुस्तहकम है और 1 में तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, PS 205 और PS 215 में मिफ्ता इस्माइल जो हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज को लेके सबकत ले रहे हैं, जबकि दूसरी जाने PS 90 में अमजद आफरीदी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं, ये यहाँ पर 68 वोटों से सबकत लेके जा रहे हैं। बाकी चांदनी चौक पे मौजूद थे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी, उन्होंने बोला कि यहाँ पर भी अभी गिनती का अमल जारी है और साथ में इत्तेहाद टाउन में बहुत बड़े वोटर्स की तादाद तो अब वहाँ पर हल्कों में पहुंची है, पोलिंग स्टेशन में पहुंची है और वो कह रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन नंबर 69, पोलिंग स्टेशन नंबर 69 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हमारे पास आ रहा है, जिसमें अमजद आफरीदी 65 वोट लेकर आगे हैं, जबकि कलअदम तहरीक लब्बैक 35 वोट लेकर पीछे है। आपको बताते चले जनाब, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 69 यानी 69, जिसमें अमजद आफरीदी 65 वोट लेकर आगे है, जबकि कलअदम तहरीक लब्बैक 35 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। पोलिंग स्टेशन नंबर 90 में तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी 73 वोट लेकर आगे थे और नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 29 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। पोलिंग स्टेशन नंबर 215 में नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 68 वोट के साथ आगे नजर आए हैं। बिल्कुल जी, 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज हमने आपके साथ शेयर किए हैं। PS 205 और PS 215 में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल आगे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ये जीत रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब PS 90 और PS 69 के जो नताइज हमारे सामने आए हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे। इत्तेहाद टाउन से हमारे नुमाइंदे
चांद नवाब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा मजीद तफसीलात जानेंगे। अच्छा, ये आप बताइएगा चांद नवाब, अभी तो आप बता रहे थे कि बहुत सारे वोटर्स तो अब पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन पोलिंग का वक्त तो खत्म हो गया है। इससे पहले सारा दिन आज सूरत हाल क्या रही यहाँ पर? बिल्कुल सारा दिन जो, क्योंकि लोग तो वोट डालने आए थे, लेकिन टर्नओवर जो है सुबह 8 से 12 बजे तक सख्त गर्मी थी, इसलिए लोग नहीं आए। 5% था। अच्छा, 12 बजे के बाद जो 5 बजे का वक्त है, अगर फिर दोबारा मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये वोटर है, क्या बात है वोट डालने के लिए? सर वोट हमारा अब भी बाकी हो रहा, अकेला मेरा नहीं, सबकी बाकी। सर ये वोट डालना है, लेकिन अंदर गर्मी थी, आपको पता है, रोजा भी। देखें, ये वोटर हैं, ये कह रहे हैं कि हमें वोट डालने की इजाजत दी जाए। बड़ी तादाद में है इस वक्त 5 बजे, लेकिन अगर ये तमाम लोग खड़े हुए हैं, अगर गेट से दिखा सके, ये गेट बंद कर दिया गया है ताला लगाकर, और जो वोटर अंदर है वही वोट कास्ट कर सकते हैं, जो बाहर है अब वोट नहीं काट सकते। इत्तेहाद टाउन में जहां वोटें कास्ट हो चुकी है, वहां गिनती का अमल शुरू हो चुका है। अब रात को पता लगेगा NA 249 का ताज किसके सर सजता है, लेकिन बड़ी तादाद में इत्तेहाद टाउन में, क्योंकि यहाँ मजदूर पेशा लोग हैं, शाम का वक्त है, अपने काम काज से वोट डालने के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही। कहा जा रहा है टाइम ख़त्म किया जाए, और वोटरों का यही कहना है कि टाइम बढ़ा दिया जाए, हम अपने उम्मीदवार को वोट दे सके, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से टाइम नहीं बढ़ाया गया है। 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है, अब किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं जा रही है, लेकिन बड़ी तादाद में वोटर, मर्द ख़वातीन अब आ रहे हैं वोट डालने के लिए। जी, बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि पूरा दिन रिपोर्ट किया जाता रहा कि टर्नआउट कम है, बाहर निकलें वोट करें, और पूरा दिन लोग बाहर नहीं निकले, और जब पोल खत्म हो गया तो उसके बाद बाहर मौजूद है। चांदनी चौक की भी सूरत हाल देखते हैं, हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी मौजूद है वहां पे। जी सलमान, क्या नजर आ रहा है चांदनी चौक में? देखिए, मैं बल्दिया चांदनी चौक का इलाका आपको पहले बताऊं, ये कराची का बल्दिया टाउन का 24 मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट का इलाका है, फुल मुकम्मल रिहायशी आबादी है। इसके बावजूद आज दोपहर की बात की जाए, सुबह बात की जाए, वोटर्स घरों से नहीं निकले। यहाँ पे भी वोटर्स की अगर बात की जाए तो 3:30-4 बजे के बाद जब धूप कम हुई है, उसके बाद यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर वोटर्स की तादाद कुछ नज़र आना शुरू हुई है। अब क्योंकि 5 बजे वक्त खत्म हो गया तो 5 बजे करीब वोटर्स की एक बड़ी तादाद भी हमें नजर आई जो अब तक वोट कास्ट करना चाहती थी। अलबत्ता जो 5 बजे वक्त इनका खत्म हुआ, उसके बाद काफ़ी बड़ी वोटर्स की तादाद तो ऐसी भी है जिनको वापस लौटाया गया है। जो पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, सिर्फ उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जा रही है। अगर चाहे शाम, क्योंकि अगर धूप कम हुई है तो वोटर्स की तादाद निकली, लेकिन अब काफ़ी बड़ी तादाद वोटर्स की ऐसी भी है जिनको वोट कास्ट करने सलमान, आपने वोटर से पूछा नहीं कि जब आपको मालूम था कि जो पोलिंग का प्रोसेस है सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक होगा, तो उसके बावजूद लोग घरों से इतना लेट क्यों निकले? देखिए, ये एक सवालिया निशान है। आप मेरे एतराफ़ के आप मनाजिर देख के अंदाज़ा कर सकते हैं, मुकम्मल मार्केट का इलाका है, 24 मार्केट, काफ़ी बड़ी आबादी वाला इलाका है। इसके बावजूद वोटर्स घरों से नहीं निकले। अगर हम बात करें दूसरे इलाकों के, इत्तेहाद टाउन की या मदीना कॉलोनी की, दूसरे इलाकों के जहाँ पे आबादी कम है, वहाँ पे वोटर्स तो ना होने के बराबर थी। ये कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सियासी जमातों के कैंपों में यहाँ पे सरगर्मियाँ भी नज़र आई, कारकुनान की भी बड़ी तादाद नज़र आई, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी हुए। अलबत्ता यहाँ पे भी वोटर्स की तादाद खासी कम थी, जो आम इलेक्शन खासी कम रही है जी, वोटों की तादाद, वोटर्स की भी तादाद बड़ी कम रही है। बहुत शुक्रिया। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद थे। अरबाब चांडियो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं वो कहाँ मौजूद हैं और क्या ऐसी सूरत अरबाब चांडियो को भी नजर आ रही है या नहीं। जी अरबाब। हाँ जी, देखिए, मजमूई तौर पर सूरत हाल तो 3-4 रुखात के, जैसे कि मैंने आपको, शायद वो उस वक्त टाइम नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 4 ऐसी बातें हैं, इन 4 बातों की वजह से आज थोड़ा टर्नआउट भी कम रहा और वोटर थोड़े नाराज रहे, उखड़े। नंबर 1, वोटर की बेहतमी, यानी जो पहले उम्मीदवार थे उन्होंने जो वायदे किए थे। नंबर 2, कोरोना वायरस। नंबर 3, गर्मी। नंबर 4, रमजान का महीना। ये चारों बातें ऐसी थी, चारों बातों ने मिलकर जो है वोटर का टर्नआउट कम किया और वोटर्स को पोलिंग स्टेशनों पर लाने से दूर रखा। और इसी वजह से, यही वजह है कि अभी तक कोई भी उम्मीदवार ये दावा नहीं कर रहा कि वो जीतेगा। आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं उम्मीदवार का नाम नहीं बता रहा, बहरहाल उस उम्मीदवार का ताल्लुक के सियासी पार्टी से और वो बहरहाल सरकार में, उसने मुस्कुराते हुए कहा ये तो उसको पता होगा कि जो पहला रिजल्ट देगा। यानी उम्मीदवार को भी इस बात का अभी तक यकीन नहीं है कि वो जीत रहा है, क्योंकि टर्नआउट इतना कम रहा और लोग अमलन बेजारी का इजहार किया। अब अगर 10% टर्नआउट रहे और कोई 20-25 हजार में जीत कर चला जाए तो ये कौन सा हुआ
3 लाख से तकरीबन 4.25 लाख वोटर है, उनमें अगर इतना कोई मामला हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो ऐसा ही होगा बलूचिस्तान में हो जो 500 में बंदा जो है वो MPA बन जाए, इसी तरह का माहौल रुझान रहा है। वोटर बड़े आपने तो इतने इलेक्शंस कवर किए हैं, आज स्पेसिफिकली जो टर्न आउट रहा है वो आपके सामने है, उसको देख के आपको क्या लग रहा है, गिनती का अमल कितनी जल्दी मुकम्मल हो जाएगा यहाँ पर? मेरे ख्याल में इनके जो टर्नआउट है उसमें तो ये गिनती का अमल 4-5 घंटों में मुकम्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर जहां 596 वोट थे वहां पर 127 वोट पड़े, तो इसका मतलब आप समझ लें कि 127 वोट में भी 127 एक के नहीं पड़े होंगे, किसी को 2 किसी को 3, तो 127 वोट गिनने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा चाहिए, और मजबूरी तौर पर तमाम रिजल्ट को जमा करने के लिए आपको 4-5 घंटे चाहिए मेरे ख्याल में। और ये सारा शहर का वोट है, कोई देहात का वोट थोड़ी है, दूर दराज थोड़ी है, कहीं बर्फ गिर गई, बिल्कुल सही बात, घोड़ों से जाके रिजल्ट लेना है, घर से नीचे उतरना है और 10 कदम चलना है और वोट कास्ट कर देना है, लेकिन उसके बावजूद टर्न आउट इंतहाई कम है। 4 वजूहात आपने बताई, आपने गर्मी बताया, आपने कोरोना बताया, रोजा बताया और साथ ही वर्किंग डे, ये 4 ऐसी सूरत वजूहात है जिसकी वजह से टर्न आउट कम रहा। कोई उम्मीदवारों से आपकी बात हुई है जो जरा पुरएतमाद नजर आए? बिल्कुल इसी तरह करा रहे जिस तरह मैंने आपको कहा लगा रहे, बस हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप जीत रहे हैं, तो वो कह रहे बस यही कह रहे। सच्ची बात बताऊं, ये है अच्छा, मतलब उम्मीदवार भी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है की हालत में यहाँ पे। बहुत शुक्रिया जी। अरबाब चानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। टोटल 276 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन हैं हल्के 249 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इनमें से 4 जो पोलिंग स्टेशन के नतीजे हम आपके साथ शेयर करें। एक बार फिर से आपको बताते चले कि PS 205 में मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल आगे हैं, PS 2015 में मिफ्ता इस्माइल आगे हैं। तो जनाब NA 249 के वाले से अपडेट आपको करते रहेंगे। 276 पोलिंग स्टेशन है, बहुत टाइम है अभी, तो 5-6 घंटे अभी मजीद लगेंगे इसको ज़रा समराइज होते हुए। फिलहाल जनाब आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा बात करते हैं जनाब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। जैसे आपको पता ही है जनाब, क्योंकि जिम्बाब्वे में हमारा मैच जारी है और उस सारे मामले को भी सामने रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको शाम रमजान ने। फोर्ब्स ने पाकिस्तानी निशात बरतानवी शेफ ज़हरा खान को दुनिया के सबसे ज्यादा असरअंदाज और गेम चेंजर ताजरों में शामिल कर लिया है। और लाहौर से ताल्लुक रखने वाली ज़हरा खान ने रिटेल और ई कॉमर्स के ज़ुमरे में कई ऐसी कामयाबियां समेटी हैं जिसके बाद उन्हें फोर्ब्स अंडर 30 यूरोप की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। बिल्कुल जी, और ये एजाज हर साल फोर्ब्स मैगजीन की जानिब से दिया जाता है। ज़हरा खान बेसिकली 2015 में वो लंदन चली गई थी और वहाँ उन्होंने गॉर्डन रैमसे स्कूल से मुंसलिक हो गई थी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इस वक्त शेफ भी कंसिडर किए जाते हैं। और उसके बाद जनाब उन्होंने इतने मुमताज़ इदारे से पढ़ने के बाद लंदन की बॉन्ड स्ट्रीट पर वाक़या एक कैफ़े भी खोला है। ये कैफ़े की मालिक भी है और साथ में सबसे अच्छी चीज़ ये कि इस कैफ़े में काम करने वाली 75% ख़वातीन है और साथ में ना सिर्फ ये बल्कि इसकी अर्निंग में से वो वहाँ की ख़वातीन को भी एम्पावर करने के लिए सपोर्ट करें। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद ज़हरा खान, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, वेलकम टू शाम रमज़ान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस तरीके से आपका नाम फोर्ब्स के इस मैगजीन की अंडर 30 की 30 लिस्ट में आ गया, कैसे पता चला आपको? अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे इस तरह पता चला कि मेरी टीम ने बेसिकली मुझे नॉमिनेट किया था फॉर दिस एंड फोर्ब्स का भी जो क्राइटेरिया होता है इट इज़ दे रिसीव थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस एवरी ईयर और दे डोंट जस्ट लुक एट आप एक बिजनेस आपका क्या है एंड व्हाट यू डूइंग, बट दे लुक एट द बिगर पिक्चर, योर सोशल इम्पैक्ट, इनोवेटिवनेस क्या है आपके बिजनेस में, स्केलेबिलिटी क्या है, फ्यूचर रेवेन्यू मॉडल क्या है। सो जस्ट टेकिंग इन अकाउंट एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग, वो सब कुछ देखते हुए उन्होंने मुझे ये अवार्ड किया एंड इट्स अ बिग ऑनर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। दैट्स अमेजिंग। अच्छा ये बताइएगा ये सफ़र शुरू कैसे हुआ आपका, कैसे पता चला आपको यार मैं डिस्कवर कर सकती हूँ अपने आप को और मैं जाके वो गॉर्डन रैमजी, पूरी दुनिया उसके इखलाक से तंग है लेकिन आपने कहा जी मैं इसी से जाके कुकिंग सीखनी है, कैसे आइडिया आया सब कुछ? ये आइडिया एक्चुअली आया, मैं 8 साल से बेकिंग कर रही हूँ एज अ हॉबी और बड़ा
ऑन द साइड मैं इसको करती होती थी, बट इट्स ऑलवेज बिन अ पैशन. आई वाज स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, तो मैंने अपनी बैचलर्स अंडरग्रेड किया हुआ है मेडिकल में, एंड उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं चेंज करूं करियर पाथ्स, और फिर मैं गॉर्डन रामजे के स्कूल में लंदन गई थी पढ़ने के लिए, और फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने साइट्स ढूंढनी शुरू कर दी ताकि ये कॉन्सेप्ट लॉन्च कर सकूं, जो कि एक बचपन की ख्वाब थी मेरी. ज़हरा, यू ऑलरेडी वेरी यंग और इतनी कम उम्र में आपने अपना एक बिज़नेस स्टैब्लिश कर लिया है. आप ऑलरेडी कोई तकरीबन 3 जो रेस्टोरेंट्स हैं ये ओन करती हैं. ये जो आपका सफ़र है ये कितना मुश्किलों से भरा था? बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा था, और कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती. स्पेशली लंदन में एक रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश करना किसी भी एक्सपीरियंस के बगैर एज अ स्टार्टअप, और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो बड़ी मेल डोमिनेटेड भी है, तो उसमें ब्रेक थ्रू करना. और गॉर्डन रामजे के स्कूल में मैं वाहिद फ़ीमेल पाकिस्तानी स्टूडेंट थी पूरे स्कूल की हिस्ट्री में, तो ये सारे फैक्टर्स ऑब्वियसली काफ़ी चैलेंजेस आए थे इनिशियली भी. यानी कि आपसे पहले भी कोई पाकिस्तानी नहीं था जो कि स्कूल में पढ़ा हो? नहीं, पाकिस्तानी फीमेल स्टूडेंट कोई नहीं स्कूल की हिस्ट्री में रही भी. ओके, दैट्स इनक्रेडिबल. तो अब फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, क्या करना है आपने? अब बेसिकली अब वी आर लुकिंग टू एक्सपैंड फिया इंटरनेशनली एज वेल. अभी हमने अपनी रिटेल लाइन लॉन्च की है पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि हमारे कैफ़ेज़ बंद थे, तो उस टाइम पे हमने अपनी रिटेल लाइन इन लाइंस विद आवर चैरिटी फेयर केयर्स हमने शुरू की है, जिसके थ्रू हम औरतों को हेल्प कर रहे हैं, औरतों को, बच्चों को. और जो हमारी रिटेल लाइन प्रोडक्ट के सेल्स हैं उसका 10% जो है वो हम अपनी चैरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं. और फिर इंटरनेशनली हम वर्किंग विद अदर चैरिटीज़ एज वेल. तो रिटेल लाइन को इंटरनेशनली प्लेस करना है हमने. वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड ऑल्सो लुकिंग एट फ्रेंचाइज एप्लीकेशंस. सिंस वी ओपन हमें कोई 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइज बड़े माशाल्लाह अच्छे प्लान्स हैं, और उम्मीद करते हैं जी आपको आपके तमाम प्लान्स में भरपूर कामयाबी नसीब हो. बहुत शुक्रिया जी. जान हमारे साथ मौजूद थी ख़वातीन हज़रात. ज़हरा खान तो वैसे हैं यूके में, और इनके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं और बड़े अच्छी अच्छी लोकेशंस में हैं, लेकिन आप तो वहाँ नहीं जा सकते. तो हमने कोशिश की है कि चूँकि इफ्तार का वक्त करीब है, तो क्यों ना आपको ही एक ऐसी चीज़ खिलाई जाए जो कि आप कोशिश करें तो शायद गलत बन जाए, लेकिन अगर 2-3 बार कोशिश करके तो ठीक बन जाएगी. सही बन सकती है. अब आप देखें ना, यहाँ पर आपने बलोची कढ़ाई खाई, यहाँ पर आपने अफगानी कढ़ाई खाई है, पर क्या अपने दिल से पूछ के बताएं कि आपने कभी ईरानी कढ़ाई खाई है? जी नहीं ना. आपने खाई है? नहीं, मैंने भी नहीं खाई. तो आज शो में हम आपको बताते हैं कि ईरानी कढ़ाई कैसी बनती है. आज की हमारी रेसिपी है ईरानी कढ़ाई. ऑयल हाफ कप, चिकन हाफ केजी. इसको फ्राई कर लेंगे. दालचीनी 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून. अब इसको अच्छी तरह पकाएं. जीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, काली मिर्च 2 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका. अब इसको मिक्स कर लेंगे. प्याज 2 अदद, टमाटर 2 से 3 अदद. अब इसको अच्छी तरह पकने दे. हरा धनिया हाफ कप, हरी मिर्च जुलियन कट 5 से 6 अदद, अदरक जुलियन कट 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून. अच्छी तरह मिक्स कर ले. अब इसको गार्निश कर ले. लीजिए, हो गई हमारी ईरानी कढ़ाई तैयार. ले जी, हो गई आपकी ईरानी कढ़ाई तैयार. फ़र्क क्या है? इसमें टमाटर आखिर में आया. साधारण कढ़ाई में टमाटर पहले एंट्री देता है, लेकिन यहाँ पे टमाटर हमारा हीरो है, इसलिए वो आखिर में आया है मुर्गी को बचाने के लिए, क्योंकि उसने फ्लेवर अपना इंटैक्ट रखना है. ख़वातीन हज़रात, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे. शाम रमज़ान जारी है.
वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। रमज़ान मुबारक में अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी जो रूटीन है ये समहाउ कोई फिक्स नहीं हो रही, और लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि भाई हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से सारा दिन हम ऊँघते फिरते हैं। जी जनाब, ये एक बड़ा क्रूशल मामला है, क्योंकि इसमें लोगों का जो एक तो क्लॉक भी उल्टा हो जाता है, फिर दूसरा लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा गैर सेहतमंदाना हो जाता है। उसके लिए क्या करना चाहिए वैसे? बिल्कुल जी, उसके लिए तो हम आज माहिराना राय जानेंगे कि ऐसा क्या करें कि हम रमज़ान मुबारक में अपनी कोई फिक्स रूटीन बना सके ताकि हमें इसके साथ ज़रा मसले मसाइल ना हो। माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं, जो CMH में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। बहुत शुक्रिया सहर शाम रमज़ान को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि रमज़ान में रूटीन जो है अक्सर लोग जिसकी शिकायत करते हैं कि फ़िक्स नहीं हो रही, इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल। फिटनेस सिर्फ नीट खाने से और जंक छोड़ने से नहीं आती है। फिटनेस अपनी ज़ात के डिसिप्लिन से आती है। फिटनेस सोने उठने की रूटीन मेंटेन करने से आती है। फिटनेस अपनी एक्सरसाइज रिजीम को मेंटेन करने से आती है। अगर आप अंदर से डिसिप्लिन्ड हैं तो आपको 2 से 3 दिन अपनी रूटीन स्विच करने में तो लग सकते हैं। रूटीन मेंटेन करना इज नेवर एन इशू। जब अल्लाह ताला का सर्केडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक उसी टाइम पे चल रहा है, सूरज उसी टाइम पे तुलू हो रहा है जिस टाइम पे उसको तुलू होना चाहिए, उसी टाइम पे गुरूब हो रहा है जब गुरूब होना चाहिए, तो आप अपनी रूटीन क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप भी उसी के इर्द गिर्द अपनी रूटीन को प्रोग्राम कीजिए। क्या बात है। अच्छा ये बताइएगा कि ये रमज़ान में जो नींद कम हो जाती है और लोग जो है वो दिन भर थोड़ा सा, जैसे भी मदिया ने बताया ना, वो ज़रा सुरीले चल रहे होते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा थोड़ी कारकर्दगी भी उनकी मुतासर हो जाती है। कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? रमजान में नींद इससे कम हो जाती है क्योंकि हमने एक बड़े गलत नॉर्म को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है कि हम पूरी रात जागते हैं और हम सहरी के बाद सोते हैं। हमने पूरी रात नहीं जागना है। अफ्तारी हमारे पास मगरिब लगभग 6:45 से, आपके कराची में भी हमारी 7 बजे तक हो जाती है। उसके बाद आप 2 या 3 घंटे जागे, उसके बाद आप 10 बजे सो जाएं। जब आप 10 बजे सो जाएंगे और आप अपनी सहरी की तैयारी के लिए 2:30 पौने 3 बजे उठेंगे तो आप अपने 5 घंटे की नींद ऑलमोस्ट पूरी कर चुके होंगे। सहरी करके, वजू करके, नमाज पढ़ने के बाद जिन लोगों का दफ्तर अगर 8 बजे भी लगता है तो भी उनके पास 1 से 1.5 घंटा है सोने के लिए, बल्कि उठ के थोड़ी सी वॉक करने के लिए, चहलकदमी करने के लिए भी उनके पास घंटा है, तो एक एडल्ट के लिए 6 घंटे की नींद एनफ होती है। प्रॉब्लम सिर्फ आपकी जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें है। अगर आप तरावी वगैरह भी पढ़ते हैं फिर भी आपके पास 10 साढ़े 10 बजे से है। जिस तरह से आप माशाल्लाह से बोल भी रही हैं, आप बड़ी हशाश बिशाश भी लग रही है, तो ये बताएं ना जरा कुछ टिप्स अब आप शेयर करें। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सहरी में तो हमारे लस्सी के बगैर गुजारा नहीं होता, उस वक्त लस्सी पी लेते हैं, 3-4 घंटों के बाद फिर जाग जाते हैं, तो फिर ये भी थोड़ा बहुत इसका मसला रहता है। क्या खाएं, खाने पीने में क्या एहतियात बरतें हम? आपको तले हुए खाने नहीं खाने चाहिए। तले हमारे पास जितनी भी अशिया है इसमें हमारे पास ट्रांस फैट्स होते हैं। हमारी जो बॉडी है इन खानों को जज़ब करने के एंजाइम नहीं रखती है। हमारी बॉडी अल्लाह ताला की तरफ से रोज़े में बड़ी पॉजिटिव चेंजेस से गुजर रही होती है। उसकी आप समझे पूरी मशीनरी जो है वो सारी रीसेट हो रही होती है। वो सेल्स जिनकी बॉडी में कमी होती है वो स्टेम सेल्स की सूरत में बॉडी में आ रहे होते हैं। वो डेंजरस माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स जिनको बॉडी से निकल जाना चाहिए वो निकल रहे होते हैं। लिवर के जो डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं। हम इसको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं उस वक्त जब हम हाई फाइबर डाइट लें, हम हाइड्रेटिंग नेचुरल फूड्स लें, हम नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें। सही बात तो मुस्ता जी, ये तलन के ऊपर तो वैसे ही जरा हाथ हल्का रखना चाहिए, लेकिन आप कह रही हैं बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। चले कोशिश करते हैं। अब ये बताएं कि जिस्मानी तौर पे फिट रहने के लिए जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि फिटनेस का रूटीन तो टोटल आउट हो जाता है। जिम वगैरह जो है जाना वो भी ज़रा मुश्किल होता है, उसके लिए क्या करें? रमजान आपको खुद भी एक तरह से फिट कर देता है वो मैं आपको थोड़ा सा बायोमेडिकली एक्सप्लेन करना चाहूंगी। हमारे जिस्म में जो रोजा है वो 10 से 12 दिन बाद एक हार्मोन के लेवल इंक्रीज करना शुरू करते हैं जिसको आप ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन आपकी मसल स्ट्रेंथ में भी हेल्प करता है। ये जितने भी लोग फिटनेस फ्रीक्स हैं उनके लिए खुशखबरी है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपका फैट बर्नर भी होता है और ग्रोथ हार्मोन आपका एंटी एजिंग हार्मोन भी होता है। खवातीन को ये बात जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करेगी। इसको अगर आप मिक्स कर लेते हैं हल्की फुल्की कार्डियो और एक्सरसाइज रिजीम के साथ, तो जो कार्डियो और एक्सरसाइज रिजीम है वो भी आपके ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स बूस्ट करती है और आप रोजे में अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। इसके अलावा जो रोजा है और जो एक्सरसाइज है ये मिलके आपके जिस ऑर्गन को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है वो है आपका ब्रेन। आपके ब्रेन में ये केमिकल बनाती है BDNF, जिसको ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर कहा जाता है। ये आपका लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, फोकस इन सब चीजों को इंक्रीज करता है, प्रोवाइडेड आप रोजे में हेल्दी खा रहे हैं, गॉड मेड फूड खा रहे हैं, रात के टाइम नींद कर रहे हैं और सुबह के टाइम 30 से 60 मिनट। ये बातें इन्होंने मुझे बताई है ना, मुझे लगता है मेरी बॉडी ये चीजें भूल गई है।
क्योंकि ना टेंशन बढ़ रही है, ना फोकस बढ़ रहा है, उल्टा सुस्ती थोड़ी बढ़ती जा रही है। ये इसलिए सहर ने आपको बताया ना कि आपको क्या कुछ करना है, लेकिन बच्चों के वाले से भी सहर यहाँ पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे भी रोज़ा रख रहे हैं, दे आर ऑल्सो फास्टिंग। तो उनके लिए हम ग़िज़ाई चार्ट कैसे बनाएं कि वो भी सारे दिन, जैसे आप तरोताज़ा तवाना है, बच्चे भी तरोताज़ा तवाना रहे। बच्चे जो रोज़ा रखते हैं, बच्चों की कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो आपके पास बड़ों से है वो हमेशा ज़्यादा होती है। और बच्चों के लिए आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपने देने उनको नेचुरल खाने ही हैं, लेकिन आपने उनकी रेसिपीज़ पे ध्यान देना है। इसके लिए मदर्स को बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होने की ज़रूरत है ताकि बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। जैसे अगर बच्चों को पैनकेक्स का शौक है तो आप उनको ग्लूटेन फ्री पैनकेक्स भी दे सकते हैं। आप उनको मैदे के पैनकेक्स ना दें, आप उनको रिफाइंड फ्लावर के पैनकेक्स ना दें, आप उनको ओट पैनकेक्स दे सकती हैं, आप उनको कप केक्स दे सकती हैं जो कि ग्लूटेन फ्री होते हैं। आप उनको बाजार के आइसक्रीम शेक लाने की जगह ग्लूटेन फ्री कपकेक्स वैसे बच्चों के लिए बनाना बड़ा काम है, लेकिन चलें फिर भी आपकी सजेशन है, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में जो लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जनाब सहर चावला साहब मौजूद थी और अब आपको लेके चलते हैं जनाब एक ऐसे दस्तरखान पे जो कि खवातीन चला रही हैं। हमारे साथ इस हवाले से सहरिश खोकर की रिपोर्ट है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी रोजेदार को उसके रोजे की अफ्तारी करवाता है तो उसे रोजा रखने वाले के बराबर अजर मिलता है। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में गैर सरकारी तंजीम की जानिब से मुसाफिरों के लिए रमजान दस्तरखान का एहतमाम किया गया है, जहाँ न सिर्फ अफ्तारी करवाई जा रही है बल्कि जरूरतमंद खवातीन में राशन की तकसीम का अमल भी जारी है। शुक्रिया है, ये बेचारे किसी ने मदद करी है हमारी, अल्लाह ये इनका अजर देगा। अल्लाह ताला ये है कि हमारी बहुत मजबूरी थी, परेशानी। माह सयाम में नेकियां और सवाब हासिल करने में पेश ये रोजेदार शाम से ही अफ्तारी की तैयारी में मगन हो जाते हैं। मुख्तलिफ फल, मशरूबात और खाने पकाने समेत इन रोजेदारों के रोजे का भरपूर ख्याल रखा जाता है। दस्तरखान पे मुसाफिरों की बड़ी तादाद इस अफ्तारी से लुत्फअंदोज होती है। हमारा ट्रांसपोर्ट के साथ वास्ता है और यहाँ पे हर रोज अफ्तार होती है, दस्तरखान लगता है। ये तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं हो, मुसाफिरों को यूज वाले अपनी तरफ से काम करते हैं। दस्तरखान लगाने का हमारा यही मकसद है, जहाँ पे मुसाफिर आते हैं तो खाने पीने के अक्सर चीज़ें शाम के टाइम बंद हो जाती हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी एक दस्तरखान लगाया है। सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन हमारा दस्तरखान लगा रहा है। गरीब लोग हैं जो रोज़े नहीं रख सकते, हम उन तक राशन पहुँचाएं वो ताकि अपना घर में रोज़ा रख सकें। साल के 11 माह शायद हम इन लोगों को नजरअंदाज कर सकते हैं, मगर माह मुकद्दस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए गैब से भी ढेरों लवाजमात बन जाते हैं। रमजानुल मुबारक में रमजान दस्तरखान रोजेदारों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। कैमरामैन रियाज सुमरो के साथ सहरिश खोकर, ARY न्यूज़ सक्खर। तो जनाब ये सहरिश खोकर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब वक्त हो गया आपसे इजाजत चाहने का। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielze oder eine Reise nach Disney World zu sparen